नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 8 दिसंबर 2019 प्राइमरी लेवल का CDP अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ए, यंत्रवत याद करना। बी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। सी, केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना। डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ए, सन्निहित। बी, संबंधित नहीं। सी, पूर्णतः अलग। डी, स्वतंत्र। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सन्निहित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ए, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सी, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। डी, प्रबलन पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। बी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। सी, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। डी, बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, बच्चों को दंडित करना चाहिए बिल्कुल गलत, नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता, सारे नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको आंसर देना है ए और बी में। तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ध्यान रखना आप लोग, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये बी है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए, या बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। सी, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। डी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सी, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। डी, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ए, या अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है। बी,
या अवधारणा समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। सी, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशील तरीका है। डी, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ए, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बी, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। डी, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। तो एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित मोटिवेशन करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ए, शारीरिक दंड। एक, शारीरिक दंड। दो, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। तीसरा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। चौथा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ए 1, 2, 3, बी 2, 3, 4, सी 1, 2, डी 2 और 3। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 2 और 3, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। 3, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब है 9 का डी, 2 और 3 सही दे। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ए, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सी, एक व्याख्यान देके। डी, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ए, पर्यावरणीय प्रभाव। बी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। सी, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति अर्थात कोड। डी, जन्मजात विशेषताएं। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ध्यान रखना, समाजीकरण से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। प्राथमिक अगर ध्यान देंगे तो क्या है, परिवार, लेकिन यहाँ द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण पूछा है। ए, विद्यालय एवं मीडिया। बी, मीडिया एवं पास पड़ोस। सी, परिवार एवं पास पड़ोस। डी, परिवार एवं मीडिया। तो ध्यान रखना, कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यालय एवं मीडिया। ध्यान रखना, प्राथमिक पूछेगा तो परिवार आ जाएगा क्योंकि पूछ चुका है, इसलिए प्रश्न को आप हर तरह से हल कीजिए। तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण क्या है, विद्यालय एवं मीडिया। समाजीकरण मतलब जहां आप सीखते हैं समाज के बारे में कि बड़ों के साथ कैसे बात करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई बहन के साथ या फिर अन्य लोगों के साथ समाज में कुल मिलाकर कैसे रहना चाहिए। ये जहाँ ये सीखी जाती हैं जो बातें, उसे कहते हैं समाजीकरण एजेंसी। तो परिवार प्राथमिक है और मुख्य है, ध्यान रखना। और द्वितीयक क्या है, विद्यालय, मीडिया और अन्य भी ढेर सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ए, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। बी, किशोरावस्था एवं वयस्कता। सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। तो इसका सही जवाब है 13 का सी, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि, ध्यान रखना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ध्यान रखना, शैशवावस्था की क्या
मैंने बताया था समय क्या होता है 0 से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था, तो ध्यान रखना ये सबसे तीव्र विकास की प्रक्रिया होती है, तीव्र एवं वृद्धि और विकास की तीव्र प्रक्रिया होती है। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना विकास का सिद्धांत नहीं है, 3 है एक नहीं है। ए, विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ध्यान रखना इस तरह का बिल्कुल सही है, अनुवांशिक एवं पर्यावरण हम लोग ऊपर देख चुके, प्रश्न जस्ट वही है। बी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है, इसलिए गलत है, अर्थात ये सही हो सकता है। देखते हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही। विकास जन्म भ्रूण से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। विकास परिवर्त है, मतलब परिवर्तन होता रहता है, बिल्कुल सही। तो सभी जवाब इसका सही है, एक जो गलत है इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सही जवाब हो जाएगा बी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है, इसलिए गलत है। इसमें पूछा भी कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी क्या है? विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, यह किसका उदाहरण है? बार बार इस प्रश्न को पूछा जा रहा, तब लोग ध्यान रखना। जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का जेंडर पक्षपात, भेदभाव। ठीक है, सी इसका सही जवाब है 15 का। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ए, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, बी, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, सी, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डी, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे बेहतरीन है अर्थात प्रभावशाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जेंडर पक्षपात बारे में चर्चा करना। बच्चों के सामने चर्चा करो कि जेंडर पक्षपात जो है ये गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं सब पर चर्चा करनी चाहिए। तो बच्चे क्या है उससे जागरूक हो जाएंगे और जेंडर पक्षपात नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। लोग घर में देखो बच्चों को कम ध्यान देते हैं, कभी कभी बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, या पढ़ाई में आप खुद समझते हैं एजुकेशन में सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों को देते हैं ज़्यादातर लोग, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, बेस्ट ऑप्शन यहाँ चुना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ए, जीन पियाजे, बी, लॉरेंस कोहालबर्ग, सी, जॉन बी वाटसन, डी, लेओ वाइगोस्की। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लेओ वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ए, मध्य बालावस्था, बी, किशोरावस्था, सी, जन्म पूर्व अवधि, डी, प्रारंभिक बालावस्था। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, समय कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रारंभिक बालावस्था। अगला प्रश्न है, बार बार एक शब्द कह रहा हूं, आप लोग सभी का शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था का समय पता होना चाहिए, पूछ सकता है, पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहालबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ध्यान रखना, लॉरेंस कोहालबर्ग ने नैतिक विकास की जो अवस्था है इसको पारित किया है, दिया है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है किस और किससे संबंधित होता है, तो नैतिक विकास जहां भी आ जाए यहाँ पर लॉरेंस कोहालबर्ग रहेगा। ठीक है, ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, सी, प्रसूति अवस्था, डी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहालबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ए, स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, बी, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणिकता, सी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, डी, संरचनात्मक कक्षा समावेशन। तो निम्नलिखित में से
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा, डी अवलोकन अधिगम। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्कीमा। अगला प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? जिग्सा पहेली मतलब एक जिगजग पहेली हल कर रही है 5 वर्ष की नजमा, और अपने मन में ही बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। फिर बोलती नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे पूरा जूता बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? ए पाठ था ढांचा, बी आत्मकेंद्रित वार्ता, सी व्यक्तिगत वार्ता, डी जोर से बोलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत वार्ता। ध्यान रखना, बच्ची खुद से बात कर रही है, अपने से बात कर रही है, तो व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए मॉडलिंग, बी पावटा ढांचा, सी प्रबलन, डी अनुबंधन। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पावर अर्थात ढांचा। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ए अनम्य विचारक, बी आत्मकेंद्रित विचारक, सी सृजनात्मक विचारक, डी अभिसारित विचारक। तो रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव विचारक, क्रिएटिव थिंकिंग, जो नए नए खोज करते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, बी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, सी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, डी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आकलन के प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? 25 का सही जवाब हो जाएगा डी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ए बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, बी बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, सी बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, डी बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य अर्थात डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ए धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, बी एक ही विषय कार्य को बार बार दोहराना, सी न्यून अवधान विकार, डी अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ध्यान रखना, डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया मतलब ही होता है पढ़ने में समस्या आती है बच्चों को। तो मैंने पहले ही कहा, जो अक्षमता वाले प्रश्न हैं हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरह से आप जो भी 8, 9, 10, 11, 12 हैं आप पूरा पढ़ लीजिएगा। कुछ मुख्य हैं मैं उसको दे दिया हूँ। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्पेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000
2019 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए. अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, बी. मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, सी. व्यवहारवादी सिद्धांत, डी. अशक्त बच्चों के प्रति एक समान सहानुभूति अभिव्यक्ति। ध्यान रखना, जो अगला इसके पहले 2019 में 2 पेपर होता है, पहले 2 पेपर हर साल होता था, तो उसमें जो पहला 2000 जुलाई में हुआ था, 7 जुलाई को, उसमें भी ये तरह 2000 शिक्षा का अधिकार नियम 2009 पूछा गया है। तो ध्यान रखना, सर प्रश्न रिपीट करता है बहुत ज़्यादा, तो महत्वपूर्ण है। जो RTE 2009 था, इससे बारे में आप लोग ध्यान रखना, 2010 में लागू हुआ था, लेकिन 2009 में पारित हुआ था। तो शिक्षा के अधिकार नियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए. अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, बी. अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, बी. बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। निगेटिव पॉइंट है तो कभी सही हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया निगेटिव पॉइंट कभी सही नहीं होता है। क्यों छोड़ो नहीं बोलोगे आप? डी. इस स्थिति में जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 29 का बी. अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपके पढ़ाने का जो तरीका है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार कीजिए और ये भी कोशिश कीजिए बच्चे क्लास में बैठें। तो भी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ए. सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बी. तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सी. तैयार नहीं करना चाहिए, डी. कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, निगेटिव पॉइंट है, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है, निगेटिव पॉइंट है। कभी कभी तैयार करना चाहिए भी गलत है, कभी कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि कंटिन्यू जब जरूरत पड़े तब करना चाहिए। तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हो, समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ए. सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों यह था 8 दिसंबर 2019 का सीटेट प्राइमरी लेवल का CDP प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, इससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन तक, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, GS या हिंदी या फिर जो अन्य चीज़ें हैं, या CDP पर हम लोग थ्योरी पढ़ें, जो आप लोग कहेंगे उसी तरह से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप है या दोस्त आपके जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ वही क्वेश्चन लाऊंगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे, जो एग्जाम में मैक्सिमम आने का संभावना रहती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, पूरा देखा करिए, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।